हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिए हैं ना इस साल के लिए 2023-24 के लिए, आज हम वो समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक्चुअल में पेपर आता कैसे है, ठीक है। ये 80 नंबर का पेपर होने वाला है, ठीक है। टाइम 3 घंटे रहेंगे, सबको पता है अपने को। टोटल जो सेक्शंस रहेंगे इसमें कितने रहेंगे? 5 सेक्शन रहेंगे, ए बी सी डी ई। अब इस 5 सेक्शन में जो सेक्शन ए रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, और हर एमसीक्यू क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे, ठीक है। जो सेक्शन बी रहेगा वो 5 क्वेश्चन रहेंगे, कुछ और भी रहेंगे, और मतलब आपको दोनों में से एक सॉल्व करना है, और हर क्वेश्चन क्या रहेगा? 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। टोटल कितना हुआ? 10 मार्क्स, ठीक। सेक्शन सी 6 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 मार्क्स ईच। और सेक्शन ई जो रहेगा वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन रहेंगे, जो सब पार्ट्स में डिवाइड रहता है, 2 1 1 इस तरीके से कुछ डिवाइड रहेंगे मार्क्स, ठीक है। तो ये सब पढ़ने के बाद आपको पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी पेपर आपके सामने आएगा उसको आराम से ठंडे दिमाग से बिना पैनिक किए आपको रीड करना है, ठीक है। जो टाइम मिलेगा ना 10 to 15 मिनट्स पहले, वो पूरा का पूरा ध्यान दो कि पेपर में पेपर आया कैसे है, कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, सेक्शन ए में क्या क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी में क्या क्वेश्चंस हैं, सेक्शन सी में क्या क्वेश्चंस हैं, सब चीज एकदम केयरफुली आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना बहुत कंपलसरी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पेपर देखते हैं और सॉल्व करना चालू कर देते हैं। नहीं करना है, हमको पहले उसको समझना है कि बोलना क्या चाह रहा है। पता चला 2 और वाले क्वेश्चन है और वो करने बैठ गए। जल्दी जल्दी में अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़े नहीं, एक चीज पढ़े, अरे मेरे से बनता है, तो आप सॉल्व करना चालू कर दी। अरे भाई उसको पढ़ो, पहले अच्छे से समझो कि बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चंस थोड़े से घुमाता है एग्जाम्स में, ठीक। तो ये गड़बड़ मत कर देना। जो इंस्ट्रक्शन दी रहेगी वो इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है। जैसे कि इसमें पाई की वैल्यू दे दी है 22/7 लेना है, तो हमें क्या 22/7 ही लेना है। 3.44 बना के आ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सब चीजें ध्यान देनी है आपको। तो चलिए अब ना सेक्शन ए, आज की वीडियो में हम लोग सेक्शन ए जो एमसीक्यू पार्ट है, देखो 20 एमसीक्यू पार्ट हम लोग आज करने वाले हैं। तो बस बने रहो इस चैनल पे, बने रहो इस वीडियो पे, ठीक है, ताकि आपको पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस है 20 वो आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम पढ़ेंगे तो बोलना क्या चाह रहा है? इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b were written as a equal to x cube y square and b equal to x y cube where x y are prime numbers। देखो ऑलरेडी बता दिया है कि जो फैक्टराइजेशन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय एलसीएम। देखो अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन कहाँ होता है, जल्दी जल्दी में लोग एलसीएम देखते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे और टिक करके आ जाएंगे और गलत हो जाएगा। क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है उस पर थोड़ा समय दो, कुछ सेकंड्स दो, उसमें कुछ मिनट्स दो, पढ़ो बोलना क्या चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि जो रिजल्ट है वो ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट। डिवाइडिंग द प्रोडक्ट मतलब दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट को हमें डिवाइड करना है एलसीएम से, ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो a इंटू बी जो नंबर्स हैं हमारे पास उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। अच्छा एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम अगर निकालने बोलेगा a, b का, तो मैंने क्या बताया भाई, जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सबसे पहले तो वो लिख लो। फैक्टर्स कितने इन्वॉल्व है? एक x इन्वॉल्व है और एक y इन्वॉल्व है, दोनों का प्रोडक्ट कर लो। और इनका हाईएस्ट पावर, L का मतलब लोएस्ट लेता है तो हम उसका अपोजिट हाईएस्ट पावर लेते हैं, और HCF में लोएस्ट पावर लेते हैं। तो एलसीएम की बात कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे? हाईएस्ट पावर, ठीक है। दोनों का हाईएस्ट पावर, x का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है मुझे? 3, और y का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 3, है ना। अब बहुत लोग तो यही आंसर टिक करके आ जाएंगे, ठीक है, जो अच्छे से नहीं पढ़ेगा, पर हमको पढ़ना है। तो अब इससे हमको क्या करना है? डिवाइड करना है a इंटू बी को। तो a इंटू बी क्या है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब। देखो क्या क्या कैंसिल आउट, ये वाई क्यूब कैंसिल आउट, यहां से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या बचा? एक्स वाई स्क्वायर। ये है इसका आंसर, एक्स वाई स्क्वायर। यहां पे ध्यान देना है, ठीक, ये इसको आपको देखना है। एक्स वाई स्क्वायर मतलब ऑप्शन बी।
तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गिवन लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज 2 zeros, 1 0 and 0 is 3 और 1 0 and 0 is 4 and no 0। समझो जीरोस कब निकालते हैं, जहां पे एक्स एक्सिस पे अगर एक लाइन कट करके जाएगी या एक कर्व कट करके जाएगा, इंटरसेक्ट करके जाएगा, वही पॉइंट हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब अगर इस लाइन की बात करोगे तो एक्स एक्सिस पे वो कहां कट करके जा रहा है ना, वो कट करके जा रहा है 3,0 पे, तो वो उसका जीरो है। बस इतना तो आसान है क्वेश्चन। तो इसका मतलब जीरो कितने, जितनी बार कट करके जाएगा उतने जीरो। तो ये एक बार कट करके जा रहा है किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो जो हो जाएगा वो कौन सा है, 3 है। और अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात करेगा तो वो है 1, क्योंकि वो एक ही बार कट करके जा रहा है ना। यहां पे ध्यान दोगे, अगर थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया जाए तो ये एक ही बार कट करके जा रहा है एक्स एक्सिस पे, है ना। ये हमारी क्या है, ये है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक, तो चलिए अगर हम बढ़ते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स में शेयर कर दीजिए। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। समझना ये पड़ेगा कि ये जो दो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब कभी मीट नहीं करेंगी, और जब कभी मीट नहीं करती है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन देखो, अक्सर ना बच्चों को डाउट होता है यार, मेरे को भी होता है, ठीक है। जब मैं पढ़ता था तो मेरे को भी होता था कि क्या नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, क्या कोइंसिडेंट की कंडीशन है, कैसे याद रखूं यार मैं इन सब की कंडीशन। देखो इंटरसेक्टिंग की तो बहुत ईजी है। इंटरसेक्टिंग मतलब यूनिक की, यूनिक की बात करेंगे तो वो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, कंफ्यूजन कहां होता है, कोइंसिडेंट और नो में, है ना। तो कोइंसिडेंट का मतलब समझो, कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन, मतलब उसकी हर चीज सेम। तो जब सब चीज सेम है तो इसका मतलब कंडीशन क्या हुई, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। यही कंडीशन हुई ना। मैंने क्या बताया कि सब चीज सेम, तो इससे याद रख सकते हो जब सब चीज सेम है तो मतलब सब चीज इक्वल है। इक्वल है तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कोइंसिडेंट की कंडीशन, कोइंसिडेंट लाइंस। अब आखिरी क्या बचा आपके पास, नो सॉल्यूशन, तो उसकी कंडीशन क्या हो गई, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, क्योंकि टोटल तो यही 3 कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये क्या है, नो सॉल्यूशन। तो इसमें ऑप्शन क्या दिख रहा है मुझे, ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिखा और नेचर ऑफ रूट्स की बात किया तो दिमाग में झट से क्लिक करना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और झट से क्लिक करना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है b² माइनस 4ac। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac निकालना, और b मेरा -6² माइनस 4 इंटू a इंटू माइनस c। वैल्यूज देख के पुट करना, गलत पुट मत कर देना। साइन जो है उसकी पॉजिटिव नेगेटिव उसको देख के आपको पुट करना है, गलत पुट करोगे आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो 36 ये सब फ्री के नंबर है, आपको ग्रैब करना है। कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 9 4 36 36 इंटू 72, तो ये आ गया मेरा कितना 108। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यही है कंडीशन, जब d ग्रेटर देन 0 आता है तो ऑप्शन जल्दी देखो, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 APs of same common difference, the first term of one is -1 and that of other is -8, the difference between their fourth term। आसान क्वेश्चन है। 2 AP है, 2 सीरीज है आपके पास। एक सीरीज मान लेते हैं हम लोग स्मॉल a, ठीक है, एक सीरीज मान लेते हैं हम लोग, चलो a1 दे देते हैं यार, कंफ्यूजन नहीं होगा। एक सीरीज a1 हो गया और उसका d कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है तो हम d ले लेते हैं, और दूसरी सीरीज की बात करेंगे तो a2 हो गया और इसका कॉमन डिफरेंस d हो गया। सपोज हमने ये एजम किया है ना, कंफ्यूज मत होना आप, एक को हमने a1 लिया है, एक को हमने a2 लिया है। ठीक, आप
स्मॉल ए कैपिटल ए ले सकते हो, आप ए और ए डैश ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप जो लेना चाहो ले सकते हो। हमने A1 और A2 मान लिया, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो करके हम क्या कर सकते हैं इसमें, चलो इसको भी छोड़ो, हम एक को ले लेते हैं ए स्मॉल ए और एक को कैपिटल ए ले लेते हैं। चलो क्योंकि A1 A2 में कंफ्यूजन हो सकता है, एक को स्मॉल ए ले लिए, एक को कैपिटल ए ले लिए, ठीक है। अब इसके अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूंगा फर्स्ट एपी का, तो इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, A4 इक्वल टू ए प्लस 3D, ठीक है। और इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है, कितना है, -1, तो इसकी वैल्यू हो गई -1 प्लस 3D, क्योंकि D तो दोनों का सेम है तो स्मॉल d ले लिया हमने, ठीक है। इसके अगर मैं फोर्थ टर्म की बात किया तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 स्मॉल d, क्यों स्मॉल d, क्योंकि d दोनों के पास सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों का फर्स्ट टर्म चेंज है, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 3D। अब दोनों का क्या बोल रहा है निकालने, डिफरेंस, और डिफरेंस मतलब स्मॉल A4 माइनस कैपिटल A4, ये निकालने बोल रहा है। तो -1 प्लस 3D, बीच में साइन माइनस की, -8 प्लस 3D, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3D माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया -3D, तो ये -3D प्लस 3D कैंसल, 8 - 1 डेट इज 7, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब कुछ अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखो, जब एक लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो उस एट एक्स एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है, ठीक है। अगर मैं ये ड्रॉ करूंगा, सपोज ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है, जिसमें अगर ये एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूंगा, चाहे इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, तो इन सब पॉइंट्स पे y क्या है, इन सब y हमारे है 0, x तो कुछ ना कुछ रहेगा यार, -1 -2 +1 +2 जो भी रहेगा, लेकिन इस x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है, ठीक है। वैसे ही अगर y एक्सिस पे डिवाइड करता तो हमेशा x 0 होता, ये आपको ध्यान देना है। तो अभी हमारा क्या है, लाइन जो है x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y हमेशा 0 होगा, तो एट x एक्सिस y इक्वल्स टू 0। अब देखो, हम लोग एक रफली बना देते हैं, ये सपोज एक लाइन है, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं 2, -3, और इसको देता हूं 5, 6, और एक डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस, सपोज ये एक्स एक्सिस है, और रेशियो हो गया इसका k/1। कभी भी एक पॉइंट डिवाइड करता है ना, ये हो गया a, ये b, और ये पॉइंट p, अगर ये डिवाइड करेगा ना तो ये k/1 में ही डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि रेशियो हमें फाइंड करना है। जब भी रेशियो फाइंड करने बोलेगा तो k/1 लेना है हमें, और हमें जिसकी वैल्यू पता है हमें डायरेक्ट उसी का फॉर्मूला लगाना है, मतलब y का। पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 प्लस m1 प्लस m2, ठीक है। m1 क्या है मेरा, y 0 है, ये k इंटू y2 की बात करेंगे, x1 y1 x2 y2, ये x1 y1 ये x2 y2, तो ये k इंटू 6 प्लस m2 कितना है हमारा 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अब k प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो गया, 0 इक्वल टू 6k - 3, तो ये हो गया 6k इक्वल्स टू 3। तो यहां से k की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 3 डिवाइड बाय 6 मतलब 1 डिवाइड बाय 2, तो 1 डिवाइडेड 2 का मतलब होता है 1:2, मतलब जो रेशियो आया वो क्या आया, 1:2, मतलब A इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स वाई इज अ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, ये समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर मैं एक क्वाड्रेंट बनाता हूं सपोज, ठीक है, बोल रहा है एक्स वाई एक पॉइंट है 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन तो ये हो गया, इससे 5 यूनिट के दूरी पे मुझे एक्स और वाई लेना है। अब एक्स वाई जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहीं कहीं पे है थर्ड क्वाड्रेंट, इस थर्ड के बात किया ना, तो मतलब यहां पे कोई पॉइंट है जिसका ये डिस्टेंस जो है ना वो 5 यूनिट है। अब जरूरी है कि यही पॉइंट है, मैं यहां पे भी एक पॉइंट ले सकता हूं और उसका डिस्टेंस 5 यूनिट निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक्स वाई तो कुछ भी ले सकता हूं ना यार मैं, तो एक्स वाई जब मैं कुछ भी ले सकता हूं तो 5 यूनिट का डिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। अब मैं ये पॉइंट से भी 5 यूनिट का डिस्टेंस निकाल सकता हूं, मैं यहां से ये या इस पॉइंट पे भी 5 यूनिट का डिस्टेंस निकाल सकता हूं, मैं इस पॉइंट पे यहां का भी 5 यूनिट का डिस्टेंस निकाल सकता हूं,
मैं इस पॉइंट से यहां तक का भी 5 यूनिट का डिस्टेंस निकाल सकता हूं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में जिससे मैं 5 यूनिट का डिस्टेंस निकाल सकता हूं ओरिजिन से। आसान है यार, कुछ भी नहीं है। पॉइंट्स में तो कुछ भी ले सकता हूं ना, -2 -3 लेके, या और भी बहुत सारे रहेंगे जिनको डिस्टेंस 5 यूनिट आराम से इजिली निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट रहेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, जो कि 5 यूनिट का डिस्टेंस देंगे ओरिजिन से। किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? इन ए ट्रायंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू एबी, और ए बी दिया हुआ है ए, डी दिया हुआ है एक्स, बी दिया हुआ है स्मॉल बी, ई सी दिया हुआ है सी, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा डायमेंशंस को लिख लेते हैं। ए बी दिया हुआ है ए, तो ये ए हो गया, डी ई दिया हुआ है एक्स, ये एक्स हो गया, बी ई दिया हुआ है स्मॉल बी, और ई सी दिया हुआ है स्मॉल सी। देखो, जब भी एक ट्रायंगल की बात आती है और पैरेलल की बात आती है तो दिमाग में एक ही चीज क्लिक करती है, वो क्या? थेल्स थ्योरम। पर इसमें थेल्स थ्योरम क्यों नहीं लगेगा? वो इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि थेल्स थ्योरम की अगर बात करता तो वो क्या बोलता है, अगर ये एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल है तो वो क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या करेगा, रेशियो में पार्ट कर देगा। मतलब रेशियो में अगर ब्रेक करेगा ये इसके पैरेलल, तो रेशियो ब्रेक करेगा। तो हमको किसका मतलब है? EC बाय BE इज इक्वल्स टू CD बाय AD। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे DE और AB की जरूरत पड़ रही है। तो जब भी DE की जरूरत पड़ेगी और AB की जरूरत पड़ेगी ना, तो उसमें थेल्स थ्योरम आप लगा ही नहीं सकोगे। तो उसमें आपको कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा, और वो है इसके आगे वाली एक्सरसाइज जो थी ट्रायंगल के सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी पे जाते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी से सबसे पहले हम दो ट्रायंगल क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे, और बहुत ही आसान है सिमिलर प्रूव करना। देखो कौन से दो ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC, दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूव करोगे? देखो C दोनों के पास कॉमन दिख रहा है, तो C इज इक्वल्स टू C, ये कॉमन हो गया। दूसरा अगर बात करोगे, ये दोनों पैरेलल अगर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं पैरेलल में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मुझे ये भी चीज मिल गई। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DEC। क्या रीजन लिखोगे भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो अब बाय एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEC। ठीक, अब सिमिलर हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो इक्वल होगा। तो मुझे क्या मिला, AB बाय DE, मतलब AB बाय DE इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है, इक्वल्स टू हमें क्या लेना है यहाँ पे, BC बाय EC। यही लोगे ना, यहाँ का BC यहाँ का EC, बस वैल्यू पुट कर दो, और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। AB कितना है, A डिवाइडेड बाय DE कितना है, X, इक्वल्स टू BC कितना है मेरे पास, BC मतलब ये दोनों का सम, तो स्मॉल b प्लस C डिवाइड बाय EC कितना है, C। मुझे x निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, x इक्वल टू ये हो जाएगा AC, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा b प्लस C। तो करना यही था, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ ABC। तो मैंने x निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ A, B और C। तो AC बाय B प्लस C, AC बाय B प्लस C, तो B इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ ये सॉल्व होता है। अब एक चीज मैं बता देता हूं, हमने अपने चैनल पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 कंप्लीट करके रखा है। चैप्टर 5 हमारा चल रहा है, 5.2 पे हम पहुंचे हैं, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही साथ इसी के साथ हम सैंपल पेपर्स भी कर रहे हैं। साथ में आगे हम क्या करने वाले हैं, RD शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको कराने वाला हूँ, है ना। बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ना आपके एग्जाम के लिए, वो भी हम करेंगे। ठीक, तो बस आपको देखना है वीडियोस, देखो, ठीक, कंटिन्यू रहो। तो बढ़ते हैं हम लोग इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If O is the center of a circle and a chord PQ makes an angle 50 degree with the tangent PR at a point of contact P, find the angle made by the chord at a center। देखो बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। बोलना ये चाह रहा है एंगल बिटवीन द chord, chord कौन सा है, ये chord है, एंगल बिटवीन द एंगल मेड बाय द chord at a center, ये chord है,
ये सेंटर से जो एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। समझो, सेंटर से टेंजेंट तक का जो एंगल होता है हमेशा होता है 90 डिग्री, तो ये हमेशा 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, जब ये 90 डिग्री हो गया और एक एंगल बोल दिया है इसमें कितना है 50 डिग्री, वो कौन सा है, ओ इज द सेंटर द कॉर्ड पी क्यू मेक एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट, मतलब ये एंगल 50 डिग्री है, ये दे दिया है। देखो ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल 50 है, ठीक है, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, होगा ना 40 यार। ये पूरा 90 है, ठीक है, ये पूरा 90 है, ये 50 है, तो ये 40। अब ये रेडियस है, ओपी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो जब अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो ये ट्रायंगल बन जाएगा क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है बेस एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया 40। समझो कॉन्सेप्ट, समझो क्या बोलना चाह रहा है, यही करना है अपने को, कॉन्सेप्ट्स पे जाना है, कॉन्सेप्ट्स पे जाओगे तो आपको चीजें इजी लगेगी। अब इस ट्रायंगल की बात करो और इसमें लगा लो एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब 40 प्लस 40 प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये हो गया 80 प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल POQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80 डेट इज 100 डिग्री, तो ये आपको POQ मिल चुका है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A quadrilateral PQRS is drawn to circumscribing circle if PQ equal to 12 cm, QR equal to 15 cm and RS equal to 14 cm. Find the length of SP. समझो पहले सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब समझो, उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल है। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ये होता है कि सर्कल के सर्कमफेरेंस में एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के सर्कमफेरेंस में, तो इसका मतलब सर्कल अंदर है, ठीक है, और इसके सर्कमफेरेंस पे एक क्वाड्रिलेटरल है। तो रफली बना रहे हैं, इस तरीके से कुछ ये बोलना चाह रहा है और नाम दे दिया है P, Q, R और S। जब भी सर्कल के ऊपर सर्कमस्क्राइबिंग पे एक क्वाड्रिलेटरल होगा तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको दिमाग में रखनी है, जो अपोजिट साइड्स रहते हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम इधर के अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होगा। मतलब बोलना चाह रहा है PQ प्लस RS, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों का सम किसके बराबर होगा, ये वाले साइड और ये वाले साइड के बराबर होगा, मतलब PS प्लस QR के बराबर होगा। PQ क्या है 12, RS क्या है, RS हमारा क्या गिवन है 14, पुट कर दो। PS हमें फाइंड करना है, QR 15। देखो कितना आसान है, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 26 इक्वल टू PS प्लस 15, तो ये हो गया PS इक्वल टू 26 माइनस 15, तो PS इक्वल टू कितना आ गया, 26 में से 15 जाएगा तो 11 सेंटीमीटर, तो ये PS की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमने क्या किया, 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए सेक्शन 1। अब आगे के 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। कल हम फिर मिलेंगे आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आगे के 10 क्वेश्चन के लिए, और ऐसे ही हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने, ऐसे ही हम पूरा सैंपल पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ डाउट है तो पूछो, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।